हेलो गाइस, स्टोरी सुने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। चैप्टर 7। वर्षा कुमार को सोता देख कहती है, अरे कुमार तो लाइट्स ऑन करके ही सो गया। इतना कहकर वर्षा कुमार के पास जाती है और पास में रखी एक स्टूल पर दूध का जग और खाली ग्लास रख देती है और कुमार को आवाज लगाती है, कुमार उठो, चलो दूध पी लो। कुमार गहरी नींद में होने के कारण वर्षा की बात नहीं सुनता और सोता ही रहता है। वर्षा फिर से कुमार को आवाज लगाती है, कुमार उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। जब कुमार नहीं उठता तो वर्षा कुमार के हाथ को हिलाते हुए कहती है, चलो कुमार अब उठ भी जाओ, मुझमें इतनी जान नहीं कि मैं तुमको अपने हाथों से उठा पाऊं। वर्षा के हाथ का स्पर्श महसूस कर कुमार की नींद खुल जाती है। कमरे में अचानक वर्षा को देखकर कुमार अचंभित हो जाता है। कुमार इससे पहले कुछ कहता, वर्षा झट से बोल पड़ती है, चलो जल्दी से बैठे हो जाओ और ये दूध पी लो। कुमार धीमे स्वर में कहता है, थैंक्स पर मैं दूध नहीं पीता। वर्षा अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहती है, वो मैं कुछ नहीं जानती, तुमको दूध पीना है बस, बात खत्म, ये थैंक्स नहीं चाहिए। अगर थैंक्स बोलना है तो दूध पीने के बाद बोलो, तब तो थैंक्स का मतलब भी समझ में आए। तुमको दूध तो पीना है, नहीं तो फिर थैंक्स क्यों बोल रहे हो? पता है अगर कोई हमें खाने के लिए कुछ पूछे तो हमें मना नहीं करना चाहिए, थोड़ा ही सही मगर खाना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान को भी बुरा नहीं लगता और खाने का मान सम्मान भी रह जाता है। वर्षा बस बोले जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वर्षा को देखकर कुमार जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, अरे ओक बाबा बस करो, लाओ मैं दूध पी लेता हूँ। और बाय द वे, दूध खाने की चीज़ नहीं, पीने की चीज़ है। कुमार की बात सुनकर वर्षा अपने हाथ से सर पर हल्का सा मारती है और कहती है, सॉरी, वो क्या है ना, मुझसे औरों की तरह चुप नहीं रहा जाता, जो सही लगता है बस झट से बोल देती हूँ। और रही बात दूध की तो वो भी खाने पीने की चीज़ में आता है, समझे? कुमार हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जी। अब ग्लास भी दोगी या दूध को ठंडा करके पिलाने का प्लान है? वर्षा कहती है, अरे रे सॉरी, मैं तो भूल ही गई, ये सब ना तुम्हारी गलती है। अगर तुम पहले ही उठा जाते तो अब तक तो दूध पी लिया होता। कबीर कहता है, ओक बाबा सॉरी, पर अब तो मैं उठकर बैठ भी गया। अब तो ग्लास दो वरना मैं फिर से सो जाऊंगा, फिर नहीं उठूंगा चाहे जितना भी जगाना। वर्षा थोड़ी इतराते हुए कहती है, जी नहीं, पहले तुम्हें दूध पीना है फिर सोना है। वर्षा ग्लास में दूध डालती है और कुमार को ग्लास पकड़ाते हुए कहती है, ये लो और जल्दी से खत्म करो। कुमार दूध का ग्लास पकड़ते हुए कहता है, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार दूध पीने लग जाता है, लेकिन वर्षा अभी भी कुमार के बेड के पास खड़ी थी। कुमार दूध का घूंट गले से उतारते हुए कहता है, अरे वर्षा तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। वर्षा कुमार को ताना देते हुए कहती है, जी शुक्रिया, कम से कम याद तो आया कि सामने वाले को बैठने के लिए भी बोलना है। कुमार थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, माफ करना, बातों ही बातों में याद ही नहीं रहा और तुम्हें बैठने के लिए कहना ही भूल गया। चलो अब बैठ भी जाऊं। वर्षा कुमार के पास ही बेड पर बैठ जाती है। कुमार दूध पीते हुए वर्षा से थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, वर्षा क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो? वर्षा कहती है, इजाज़त मांग रहे हो तो पक्का कुछ खतरनाक बात पूछने वाले हो। कुमार कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं। वर्षा फटाक से कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना है? कुमार कहता है, क्या तुम यहाँ नहीं रहती? वो दरअसल क्या है, मुझे इतना वक्त हो गया काका के पास और कभी कभार घर भी आता हूँ, पर तुमको इससे पहले कभी नहीं देख। वर्षा कहती है, नहीं दरअसल मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो मैं यहाँ नहीं रहती, बस कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं बाहर ही रहती हूँ। इस संसार में मेरे अपने सिर्फ मेरे अंकल और सहर है, इसलिए कभी कभार मिलने आ जाती हूँ। कहते हैं थोड़ा समय अपनों के साथ भी बिताना चाहिए, इससे रिश्तों में मजबूती और प्यार दोनों बढ़ते हैं। कुमार फिर कहता है, जब मैं और काका, मतलब तुम्हारे अंकल जब घर में आए थे तब काका सहर से कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी चली गई क्या? काका तुम्हारे कहाँ जाने की बात कह रहे थे? कुमार की बात सुनकर वर्षा की आंखों में पानी आ जाता है, उसका खिलखिलाता चेहरा अचानक मुरझा जाता है। वर्षा को देखकर ऐसा लगता है मानो कुमार ने कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे वर्षा बहुत हर्ट हुई है, कुछ ऐसा जो शायद कुमार को नहीं पूछना था। वर्षा को देखकर कुमार भी समझ जाता है, शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया। कुमार
वर्षा से कहता है, सॉरी वर्षा, मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ गलत बात बोल दी हो तो। मेरा इरादा तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ। वर्षा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुमने कोई भी गलत बात नहीं की। दरअसल गलती मेरे मुकद्दर की है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये तो वे ही जाने, पर पिछले जन्म में शायद मैंने जरूर कुछ बुरे कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। कुमार वर्षा को बीच में रोकते हुए कहता है, देखो वर्षा ऐसे नहीं कहते। मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर इतना जरूर पता है खुदकुशी की सोचना या खुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के साथ भेजा है। भगवान की ये दुनिया हर इंसान के लिए है। हम अपने पिछले बुरे के चक्कर में आने वाले कल को तो अनदेखा नहीं कर सकते हैं ना। ईश्वर पर विश्वास रखो, जो भी दुख उसने हमें दिया है उसका हल भी वही बताएगा। इतनी समझदार लड़की होकर इतना भी नहीं समझी। वर्षा कुमार से कहती है, खत्म हो गया। कुमार हैरानी के साथ कहता है, क्या खत्म हो गया? वर्षा कहती है, दूध खत्म हो गया। ये बातें तो चलती रहेंगी, कल बात करते हैं। चलो अब तुमको सो जाना चाहिए। कुमार वर्षा की बात में हामी भरता है और वर्षा के साथ क्या हुआ था इसके बारे में भी कुछ नहीं पूछता। उसको लगता है अगर वो इस मुद्दे पर ज्यादा बात करेगा तो वर्षा को और भी बुरा लग सकता है। कुमार वर्षा को ग्लास देते हुए कहता, थैंक्स। वर्षा हैरानी से कहती है, थैंक्स किस लिए? कुमार कहता है, इस दूध के लिए। वर्षा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कुमार वर्षा से कहता है, ओक गुड नाइट। वर्षा भी कुमार को गुड नाइट बोलती है और जो ग्लास लेकर कमरे का दरवाजा लगाकर नीचे चली जाती है। इधर कुमार भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैप्टर 8। सुबह के करीब 5:45 AM का समय हो रहा है। हवेली में सब लोग उठ गए हैं। सहर सुखविंदर के साथ खेल ही रही थी कि वहां वर्षा चाय लेकर आ जाती है। वर्षा के एक हाथ में चाय की केतली और एक हाथ में चाय पीने वाले कांच के छोटे ग्लास थे। वर्षा भी आकर उनके पास बैठ जाती है और एक ग्लास में चाय डालते हुए कहती है, कुमार नहीं दिख रहा, चलो आप दोनों तो चाय पियो। शायद कुमार अभी नहीं उठा, मैं ऊपर ही चली जाती हूँ चाय लेकर। वर्षा सुखविंदर और सहर को चाय का ग्लास पकड़ा कर ऊपर जाने लग जाती है। तभी सुखविंदर वर्षा से कहता है, कहाँ जा रही हो बेटी? तभी सहर बीच में बोल पड़ती है, अभी तो बताया दीदी ने कि वो कुमार भैया के लिए चाय लेकर ऊपर वाले रूम में जा रही है। सुखविंदर सहर को पुचकारते हुए कहता है, बेटे पर कुमार भैया तो ढाबे के लिए निकल गए ना, तो वर्षा दीदी किसको चाय पिलाएंगी? आपको पता है न, कुमार भैया सुबह जल्दी ही ढाबे पर चले जाते हैं। सहर सुखविंदर से बड़ी मासूमियत के साथ कहती है, सॉरी पापा, मैं भूल गई थी। सुखविंदर और सहर आपस में बात ही कर रहे थे। इधर कुमार के जाने की बात सुनकर वर्षा के चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है। वर्षा कुछ सोच में पड़ जाती है। वर्षा कुछ सोच ही रही थी कि सुखविंदर कहता है, अरे वर्षा बेटा, तुमने तो चाय ली ही नहीं। वर्षा कहती है, जी आज चाय पीने का मन नहीं है। सहर कहती है, पर आप तो 4 ग्लास लेकर आए हो, तो ये चौथा ग्लास किसके लिए है? वर्षा अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहती है, जी गलती से आ गया महारानी। सहर फिर कहती है, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वर्षा सुखविंदर से कहती है, चाचा जी आप नहा लो, इतने में खाना तैयार कर देती हूँ। सुखविंदर कहता है, हाँ भाई, ढाबे पर जाना है तो नहाना तो पड़ेगा। इतना कहकर सुखविंदर चाय की आखिरी घूंट पीकर नहाने चला जाता है। इधर सहर ने भी अपनी चाय खत्म कर ली थी। सहर कहती है, दीदी आज खाने में क्या बनाने वाली हो? वर्षा तुम जो भी बोलोगी वो तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। सहर अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, फिर मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी, पाप से और कुमार भैया से ही बात करूंगी। कुमार का नाम सुनकर वर्षा कहती है, सहर ये कुमार इतनी जल्दी चला गया, तुमको बाय बोल के गया था क्या? सहर हाँ नहीं शायद हाँ। वर्षा क्या हाँ ना कर रही है? सहर वो मैं नींद में थी ना, तो कुछ याद नहीं, पर शायद वो मुझे बाय बोलकर गए थे, ऐसा मुझे लगता है। वर्षा अपने मन में सोचती है, ये कुमार इसको भी बता के गया है, बस मुझे ही नहीं बताया, आने दो उसको सबक सिखाती हूँ। सहर वर्षा का हाथ पकड़ती हुई कहती है, कहाँ खो गई हो? खाना नहीं बनाना है क्या? वर्षा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, अरे हाँ मेरी माँ बनाना है।
चल अब मेरे साथ रसोई में, वरना यहाँ तोड़ा फोड़ी कर देगी फालतू में। वर्षा सहर को रसोई में ले जाती है। लगभग 6:10 का समय हो गया था। कुमार ढाबे पर पहुंच जाता है। कुमार स्प्लेंडर जोर बाइक को पार्किंग स्टैंड में खड़ा कर देता है और अपना हेलमेट एक हाथ में लेकर ढाबे के अंदर आ जाता है। वहां एक 40 वर्षीय आदमी कचौड़ियां बना रहा था। उसका नाम धर्म था। धर्म ने व्हाइट कलर की धोती कुर्ता पहन रखा था। उसकी हल्की दाढ़ी और सफ़ेद बाल है। वो हमेशा अपने गले में सफ़ेद गमछा डालकर रखता है। कुमार धर्म को कहता है, राधे राधे धर्म काका। धर्म कुमार की तरफ देखते हुए कहता है, अरे कुमार बेटे आ गए क्या? यार तुम सेठ जी के यहाँ चले जाते हो, इधर मैं और बनवारी अकेले रह जाते हैं। कुमार कहता है, क्या आप भी? कभी कभी तो जाता हूँ, वो भी शहर के लिए, उसका दिल रखने के लिए चला जाता हूँ। बच्ची को अच्छा लगता है। धर्म कहता है, हाँ ये बात तो है। शहर बिटिया तुमको देखकर खुश हो जाती है। तुमको देखकर तो मानो वो सब कुछ भूल जाती है, जो लोग हमें चाहते हैं या जो लोग हमें सम्मान देते हैं। समय निकालकर हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए। इससे रिश्तों में अच्छा जुड़ाव रहता है। रिश्तों को निभाना आसान नहीं बेटे। कुमार कहता है, बिल्कुल सही, इसीलिए तो मैं कभी कभार हवेली चला जाता हूँ। वैसे बनवारी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया वो? धर्म कहता है, उसके थोड़ा जुकाम हो गया तो वो कल आएगा। आज हम दोनों को ही ढाबा संभालना है। कुमार कहता है, हाँ भाई, तो चलो आप कचौड़ियाँ तलो, मैं पराठे और सब्जी बना देता हूँ। इतना कहकर कुमार आगे खाना बनाने के लिए चला जाता है। इधर हवेली में वर्षा ने सुखविंदर को खाना परोस दिया था। खाने में पनीर की सब्जी, पराठे, मिर्ची बड़े और सलाद था। वर्षा सुखविंदर को पराठा देते हुए कहती है, चाचा जी सब्जी कैसी बनी है? सुखविंदर कहता है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, इतनी अच्छी कि अगर मैं रेटिंग दूं तो दूसरे नंबर पर तुम्हारा नाम लिखूं। वर्षा हैरानी के साथ कहती है, भला दूसरे पर ही क्यों, पहले या तीसरे पर क्यों नहीं? सुखविंदर खाना खाते हुए कहता है, देखो आज तक मैंने ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तुम्हारे हाथ के अलावा कहीं नहीं खाई है, तो दूसरा नंबर तो देना ही पड़ेगा। और रही पहले नंबर की बात, तो वो मैं कुमार को दूंगा। कुमार के हाथों में जादू है, वो कुछ भी बना ले, सब अच्छा लगता है, पता नहीं वो कैसे कर लेता है। वर्षा कहती है, अच्छा जी, ये कुमार तो बड़ा टैलेंटेड निकला। सुखविंदर कहता है, और नहीं तो क्या। वर्षा कुछ याद करते हुए कहती है, चाचा जी आप कुमार से कह देना शाम को आते समय चार्जिंग केबल ले आए। क्या है न, मेरा चार्जिंग केबल खराब हो गया, बड़ी मुश्किल से फ़ोन चार्ज हो पाता है। सुखविंदर कहता है, नहीं बेटा, वो शाम को नहीं आने वाला, मैं आते समय ले आऊँगा। वर्षा थोड़ा विचलित होते हुए कहती है, पर वो शाम को क्यों नहीं आएगा? क्या उसको कोई काम है? सुखविंदर कहता है, नहीं बेटा, कुमार कभी कभार ही हवेली आता है, नहीं तो वो ढाबे पर ही सो जाता है। कहता है उसे ढाबे पर अच्छा लगता है। वर्षा थोड़े उदास होते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आप आते समय ले आना। चैप्टर 9। वर्षा सुखविंदर से थोड़े धीमे स्वर में कहती है, कोई नहीं, आप आते समय ले आना। इधर सुखविंदर ने खाना खा लिया था। सुखविंदर कहता है, चलो बेटे, मैं ढाबे पर जाता हूँ, तुम सहर और अपना ख्याल रखना। औ वर्षा और चाचा जी। सुखविंदर तैयार होकर ढाबे के लिए निकल जाता है। सुबह के करीब 10 बजे होंगे। ढाबे पर कुमार और धर्म ही थे। अभी तक सुखविंदर ढाबे पर नहीं आया था। ढाबे पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। ढाबे पर एक पुराना रेडियो है जिस पर हल्की आवाज में पुराने गाने चल रहे हैं। दरअसल धर्म को पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है, इसलिए सुखविंदर ये रेडियो लाया था। क्योंकि धर्म को ढाबे पर काम करते बहुत समय हो गया था, तो रेडियो भी पुराना हो गया था। भले ही रेडियो पुराना हो, मगर अभी भी वो अच्छे से चल रहा है। धर्म गाने की धुन पर मग्न ही था कि अचानक कुमार की आवाज आती है, काका आप कहाँ खो गए? उधर टेबल पर पराठा खत्म हो गया, ग्राहक आवाज लगा रहा है, पराठे की प्लेट दीजिए वरना ग्राहक नाराज हो जाएगा। धर्म अंडस्को गाने से ध्यान हटाते हुए कहता है, माफ करना कुमार बेटे, जब भी मैं लता जी का गाना सुनता हूँ बस खो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस गाने में मग्न हो जाता हूँ। कुमार धर्म से कहता है, चलिए अब बातें बनाना बंद कीजिए, अन्यथा ग्राहक मेरी जान खा जाएगा। आपको पता है ना, आज केवल हम दोनों ही हैं ढाबे पर। धर्म पराठे की प्लेट देते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। चलो अब बातें क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और पराठे परोसो। कुमार अपनी भौहें ऊपर करता है और मुस्कुराकर कहता है, जी आपका हुक्म सर, आंखों पर।
कुमार पराठा लेकर टेबल के पास पहुंचता है। वहां एक रईस फैमिली खाना खा रही थी। कुमार पराठा देते हुए कहता है, सॉरी सर, खाना लाने में देरी हो गई। वो आदमी कहता है, भले ही खाना लाने में देरी हो गई मगर खाना ऐसा खिलाया है कि मजा आ गया। वैसे पराठे तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खाए हैं मगर सब तुम्हारे यहाँ के पराठों के नीचे है। अब लाओ भाई, पराठा दोगे या फिर और तारीफ करो? कुमार हंसते हुए कहता है, अरे नहीं सर, ये ले बातों ही बातों में भूल गया था। वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम बहुत काबिल लड़के हो, ईश्वर हमेशा तुम्हें खुश रखे। यहाँ हवेली में वर्षा सहर के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते सहर कहती है, दीदी मुझे बहुत नींद आ रही है, हम बाद में खेलेंगे तो चलेगा प्लीज? वर्षा धीरे से सहर की नाक खींचते हुए कहती है, ठीक है अभी तुम सो जाओ, हम लोग बाद में खेलेंगे। वर्षा सहर को ले जाकर बेड पर सुला देती है और खुद भी वहां लेट जाती है। वर्षा बार बार करवटें बदल रही थी। उसका मन बहुत बेचैन लग रहा था। उसके चेहरे की उदासी बता रही थी कि वर्षा किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। वर्षा अपने मन में ही सोचती है, काश कुमार रोज घर आता, इतना अच्छा लड़का है, हमेशा खुश रहने वाला। उसकी आवाज में एक जादू सा है। मुझे पता होता कि कुमार कभी कभार यहाँ आता है तो मैं उसे रोक लेती। आखिर एक ही मुलाकात में कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है? पर जो भी है अच्छा है। वर्षा कुमार के बारे में सोच ही रही थी कि उसका फोन बजने लगता है। वर्षा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और देखती है किसी अननोन का फोन आ रहा है। वर्षा कॉल उठाती है और कुछ बोलने ही वाली थी कि फोन से आवाज आती है, हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ, तुम जल्दी गीता हॉस्पिटल आ जाओ। वर्षा घबराते हुए कहती है, पर क्या हुआ है? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। कुमार कहता, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बस इतना जान लो, तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। तुम और सहर जल्दी से गीता हॉस्पिटल आ जाओ। वर्षा कुछ कहती उससे पहले कॉल कट हो जाती है। वर्षा हेलो हेलो, अरे ये क्या हो गया? मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा, पता नहीं अंकल की क्या हालत होगी। ये कुमार भी ना पूरी बात भी नहीं बता सकता। वर्षा अंडस सहर को उठाती है। सहर ओ सहर, चलो जल्दी उठो। सहर, सोने दो ना दीदी, अभी अभी तो सोई हूँ। वर्षा कहती है, बाद में सो लेना, अभी हमें कहीं जाना है। सहर नींद में ही कहती है, पर मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज दीदी सोने दो ना। वर्षा थोड़े गुस्से से कहती है, सोने की बच्ची, बोला ना हमें कहीं जाना है। वर्षा की गुस्से भरी आवाज सुन सहर जग जाती है और कहती है, का दीदी इतनी अच्छी नींद आ रही थी, चलो बताओ अब हमें कहाँ जाना है? वर्षा कहती है, इसका पता तो तुमको वहां जाने के बाद ही लगेगा। वर्षा कहती है, चलो जल्दी से अपना चेहरा धो लो, पता चले कि महारानी रास्ते में ही सो रही है। सहर और दीदी कहकर अपना चेहरा धोने चली जाती है और वर्षा अपनी स्कूटी की चाबी और कुछ पैसे और अपना फोन पर्स में रख लेती है। थोड़ी देर में सहर अपना चेहरा धोकर आ जाती है और कहती है, दीदी अब चले क्या हम लोग? वर्षा कहती है, हाँ तुम अपने स्लीप पहन लो। सहर अपने स्लीप पहन लेती हैं। वर्षा और सहर दोनों हवेली से बाहर आ जाते हैं। वहां बाहर एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ था, वहां वर्षा की स्कूटी रखी थी। वर्षा हवेली का गेट लगा देती है और अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर लेती है। सहर भी स्कूटी पर बैठ जाती है। वर्षा और सहर दोनों गीता हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। स्कूटी सड़क पर तेजी चल रही है। वर्षा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, क्योंकि उसने जल्दीबाजी में अपना हेलमेट हवेली पर छोड़ दिया था, या यूं कहें कि वो हेलमेट भूल गई थी। हवा के कारण वर्षा के बाल उड़ रहे हैं। वो बस सोचे जा रही थी कि सुखविंदर के ज्यादा चोट तो नहीं लगी। अक्सर हमें तब बहुत ज्यादा दुख होता है जब कोई हमारा अपना मुसीबत में हो, और यही हाल वर्षा का था। चैप्टर 10। वर्षा और सहर दोनों गीता हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्षा के मन में अजीब सी घबराहट थी, वहीं सहर को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो बस सफर का आनंद ले रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ सुकून है। सहर की मासूम सी आंखें सड़क पर दौड़ रहे तेज रफ्तार के वाहनों पर है। बच्चों का ऐसे ही होता है, वो हमारी तरह बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, ना ही वो हमारी तरह रूठते हैं। उनकी मनपसंद चीज उनको दे दो तो वो जल्दी मान जाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, ऐसी समझ से अच्छा तो वो पागलपन था। थोड़े समय तक रूठकर वापस अपनों में मिल जाना, ये हमारा स्वभाव था। ना किसी बात की फिक्र, ना किसी का खौफ था। ए बचपन तू फिर से आ जा, तू भी बड़ा हसीन था। उद्धरण चिन्ह। समय की घड़ी की तरह स्कूटी के पहिए घूम रहे हैं और स्कूटी आगे बढ़ रही है। कुछ समय बाद वर्षा और सहर दोनों गीता हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
वर्षा ने अपनी स्कूटी हॉस्पिटल के पार्किंग स्टैंड में पार्क कर दी थी और उसने अपना पर्स अपने पास रख लिया था। वर्षा ने एक हाथ में अपना पर्स और दूसरे हाथ से सहर को पकड़ रखा था। वर्षा हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करती है। हॉस्पिटल में कुछ मरीज व्हीलचेयर पर है। नर्स यहाँ से वहाँ घूम रही है। कुछ सहकर्मी मरीजों को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जा रहे हैं। वहाँ काफी भीड़ थी। वहाँ का माहौल देख सहर कहती है, दीदी हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई बीमार है? वर्षा कहती है, हाँ। सहर फिर मासूमियत से कहती है, कौन है दीदी बीमार? वर्षा कहती है, अभी अंदर जाने के बाद सब पता लग जाएगा। वर्षा पर्स से अपना फोन निकलती है और कुमार को फोन लगाती है। कुमार कॉल उठाते हुए कहता है, हेलो। वर्षा हेलो, तुम कहाँ हो? कुमार मैं तो मालिक के पास हूँ। वर्षा थोड़ा झुंझलाते हुए कहती है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम हॉस्पिटल में कहाँ किस जगह हो? कुमार कहता है, तुम हॉस्पिटल आ गई क्या? वर्षा हाँ में जवाब देती है। कुमार कहता है, तुम कहाँ हो मुझे बता दो, मैं तुमको लेने आता हूँ। वर्षा कहती है, मैं और सहर दोनों मैं गेट के पास मेज पर बैठे हैं, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। कुमार कहता है, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी वहाँ आता हूँ। सहर और वर्षा दोनों मेज पर बैठे कुमार का इंतजार कर रही थे। कुछ समय बाद कुमार वहाँ पहुँच जाता है। वो सहर को ही करता है और वर्षा से कहता है, चलो काका के पास चलते हैं। कुमार ने सहर को अपनी गोद में उठा लिया था। कुमार, वर्षा और सहर तीनों आगे बढ़ते हैं। तीनों कुछ ही समय में रूम नंबर 33 में पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य देख वर्षा चकित रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है, सुखविंदर बेड पर लेटा है, उसके सर और पैर पर पट्टियां बंधी है, हाथ में ड्रिप लगी है। वर्षा ने सुखविंदर की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। सुखविंदर की ये हालत देख वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वर्षा का इस दुनिया में सुखविंदर के अलावा कोई नहीं था। अक्सर हमारे अपने लोगों को तकलीफ में देखकर हमें बहुत दुख होता है। सुखविंदर की ये हालत देखकर सहर भी उदास हो जाती है और वो कुमार से बड़ी मासूमियत के साथ कहती है, कुमार भैया पापा को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों लेटे हैं और इनके सर और पैर पर ये सफ़ेद कपड़ा क्यों बंधा है? कुमार के बगल में धर्म खड़ा था। धर्म सहर को अपनी गोद में लेता है और कहता है, पापा को कुछ नहीं हुआ बेटे, वो बहुत थक गए न इसलिए ऐसे सोए हैं। इनके पैर और सिर में हल्का दर्द है इसलिए सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ है। सहर फिर कहती है, पर पापा यहाँ क्यों सो रहे हैं? अगर उनको नींद आ रही है तो इनको घर सोना चाहिए। धर्म के पास सहर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता, बस चुप खड़ा रहता है। धर्म को चुप देख सहर कहती है, बताइए ना पापा यहाँ क्यों सो रहे हैं? सहर को शांत करने के लिए कुमार कहता है, सहर रानी ये जगह आपके पापा के दोस्त की है और आप तो जानती हो ना कि अच्छे दोस्तों का कहना मानना पड़ता है, और यहाँ के मालिक आपके पापा के अच्छे वाले दोस्त हैं, तो आप ही बताओ कि पापा उनकी बात कैसे टाल सकते थे? जैसे आप और हम दोनों अच्छे वाले दोस्त हैं, अच्छे वाले मतलब बहुत अच्छे वाले, और आप हमेशा हमारी बात मानते हो, उसी तरह पापा ने भी उनके दोस्त की बात मानी। अब पता चला कि पापा यहाँ क्यों सो रहे हैं। सहर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ हमें पता चल गया कि पापा यहाँ क्यों सो रहे हैं। कुमार की बात सुनकर वर्षा सोचने लगती है, कितनी आसानी से कुमार ने सहर को समझा दिया। आज पता चला कि कुमार आखिर क्यों अंकल का इतना चहेता है। सबके मन में बसना, सबको अच्छा लगाना और सबका फेवरेट बनाना, ये कला तो कोई कुमार से सीखे। काफी वक्त हो गया था, लेकिन सुखविंदर को अभी तक होश नहीं आया था। सब लोग उदास बैठे ही थे कि इतने में डॉक्टर नारायण वहां आ जाते हैं। डॉक्टर नारायण काफी अनुभवी डॉक्टर है। उनकी उम्र करीब 57 वर्ष के आसपास होगी। भले ही उनकी उम्र ज्यादा हो पर उनका शरीर अभी भी बहुत फुर्तीला है। वो बिल्कुल फिट है और उनके सारे बाल सफेद हैं। डॉक्टर के आते ही कुमार धर्म से कहता है, काका आप हमारी प्रिंसेस को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाऊं। हमें पता है कि हमारी दोस्त को घूमना बहुत पसंद है। क्यों प्रिंसेस? सहर कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, आप ही हमारे सबसे पक्के वाले दोस्त हो। आपको हमारी हर पसंद और नापसंद का पता रहता है, पर आप साथ चलोगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। कुमार कहता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर धर्म अंकल से भी तो आपको दोस्ती करनी है ना। क्योंकि धर्म अंकल हमारे दोस्त है तो जाहिर है आप भी इन्हें अपना दोस्त बनाना चाहोगी। क्यों? हमने सही कहा ना? सहर कहती है,
जी अगर ये आपके दोस्त है तो हम भी इनको हमारा दोस्त बनाएंगे। सहर के इतना कहने के बाद कुमार झट से कहता है, और इनसे दोस्ती करनी है तो आपको इनके साथ घूमना होगा, इसलिए आप धर्म अंकल के साथ बाहर घूमने जाओ। सहर अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, अरे हाँ ये तो हम भूल ही गए थे, अब आई बात समझ में। इतना कहकर सहर धर्म के साथ बाहर चली जाती है। सहर के बाहर जाते ही कुमार टेंशन में आ जाता है और हड़बड़ी में डॉक्टर नारायण से कहता है, डॉक्टर अभी तक अंकल को होश क्यों नहीं आया, कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं। डॉक्टर नारायण कहते हैं, नहीं ऐसे कोई फिक्र की बात तो नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से सिर में थोड़ा दबाव पड़ा है और दर्द ज्यादा ना हो इसके लिए हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। दरअसल एक्सीडेंट होने के पश्चात हमारा शरीर सुन्न हो जाता है, लेकिन बाद में हमें बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि अभी जख्म भी नया है तो बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। इनके पैर की हड्डी में क्रैक आ गया तो हमें इनका प्लास्टर करना पड़ा है, ताकि पैर स्थिर पोजीशन में रहे। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जब तक प्लास्टर नहीं हट जाता तब तक इनकी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, अगर पैर पर जोर आ गया तो मुसीबत बढ़ सकती है। कुमार कहता है, वैसे डॉक्टर अंकल जी को छुट्टी कब तक मिल जाएगी। डॉक्टर नारायण कहते हैं, छुट्टी तो आज शाम तक मिल जाएगी, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, बड़ी उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि शरीर अच्छे से काम नहीं करता। वैसे इनके साथ कौन रहता है, क्या तुम रहते हो। कुमार कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, नहीं डॉक्टर मैं नहीं रहता। कुमार वर्षा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये अंकल के साथ रहती है। डॉक्टर कहते हैं, और कौन रहता है। कुमार उत्तर देता है, और तो वो छोटी बच्ची रहती है बस। डॉक्टर कुछ उखड़ते हुए कहता है, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके साथ कोई बड़ा और समझदार इंसान रहता है क्या। वो तो बच्ची है। कुमार अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, जी बस ये लोग ही रहते हैं इनके पास। डॉक्टर कुछ कहता इससे पहले वर्षा जल्दी से कहती है, जब तक अंकल ठीक नहीं होते तुमको अंकल के पास मतलब हवेली में रहना होगा। मैं हवेली का काम जैसे खाना बनाना, वर्षा को खिलाना आदि कार्य करूंगी, और जब तक तुम अंकल के पास रहना। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।